In this lecture, I am going to discuss about Carhart's notch, which is seen in otosclerosis. Now, what is otosclerosis? हम यहाँ पे सिर्फ बात करते हैं what is the definition of otosclerosis. Otosclerosis is a condition in which there is formation of soft tissue growth, in which there is a growth of soft tissue which arises from the bony labyrinth and it surrounds the area where footplate of stapes is present. मतलब कि सॉफ्ट टिश्यू ग्रो करता है जो कि एक्चुअली स्पंजी बोन होती है जो ग्रो करती है, अराइज करती है फ्रॉम द बोनी लेब्रिंथ, और ये स्पेशली उस एरिया को इन्वॉल्व करती है जहाँ पे फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जो है वो इनकॉर्पोरेट होता है. सो इट विल लीड्स टू द स्टिफनिंग या फिक्सेशन ऑफ द फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस जहाँ पे ये कोक्लिया में इनकॉर्पोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जब स्टेपिस के फुट प्लेट की फिक्सेशन हो जाएगी तो जो कंडक्शन होगी साउंड की वो इम्पेयर्ड हो जाएगी. अब हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑडियोमेट्री एसोसिएटेड विद ओटोस्क्लेरोसिस. सो इन प्योर टोन ऑडियोमेट्री इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम पेशेंट की एयर कंडक्शन चेक करते हैं, जिसमें हम हेडफोन के थ्रू उसको साउंड्स देते हैं, मतलब उसके दोनों ईयर्स पे हेडफोन लगाते हैं और उसको साउंड देते हैं और उससे हमें उसकी एयर कंडक्शन मिलती है. और उसके बाद हम ऑसिलेटर रखते हैं उसके मैस्टॉइड प्रोसेस पे और फिर उससे हम बोन कंडक्शन चेक करते हैं. अब कारहार्ट्स नोच क्या है? कारहार्ट्स नोच अगर आप देखें, सबसे पहले तो आप देखें कि जो एक्स हैं, दी एक्स दे रिप्रेजेंट एयर कंडक्शन, और जो ये सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोन कंडक्शन को. तो अगर आप देखें कि बोन कंडक्शन इज़ बेटर दैन एयर कंडक्शन, क्योंकि ऑडियोमेट्री में क्या होता है कि जो इंटेंसिटी या लाउडनेस है वो ड्रॉ की जाती है अलोंग द वाई एक्सिस और वो डाउनवर्ड इंक्रीज़ करती है, और फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो ड्रॉ की जाती हैं ऑन द एक्स एक्सिस और जो कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती हैं. तो इससे हम देखते हैं कि कितनी लाउड आवाज़ चाहिए, कितनी लाउडनेस होनी चाहिए साउंड की कि आवाज़ पर्सन को सिर्फ हल्की सी सुनाई दे, मतलब उसको आवाज़ प्योर टोन जो है उसको सुनाई दे जाए, टिकल कर जाए बस. ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ देखें कि बोन कंडक्शन इज़ बेटर दैन एयर कंडक्शन. ठीक है, सो ये होती है पहली फाइंडिंग कि ओटोस्क्लेरोसिस में ड्यू टू स्टेपिस फुटप्लेट फिक्सेशन conduction of air, conduction of sound waves is impaired, hence air conduction is less than bone conduction. Secondly, the most important point जो कि हमारे लेक्चर का मेन फोकस है वो क्या है, कारहार्ट्स नोच. अब पहले मैं बात कर चुका हूँ कि बोन कंडक्शन बेटर होगी विद एज़ कम्पेयर टू एयर कंडक्शन, और ये नॉर्मल रेंज में भी फॉल करती है क्योंकि नॉर्मल रेंज अबाउट 20 होती है. ठीक है, तो अबाउट मोस्टली जो है वो 20 की रेंज में फॉल करते हैं, 20 डेसिबल. ठीक है, तो लेकिन जब 2000 हर्ट्ज पे पहुंचते हैं तो देर इज़ अ डिप इन द बोन कंडक्शन. तो ये जो डिप यहाँ पे मिल रहा है इसे कहते हैं कारहार्ट्स नोच. अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड कारहार्ट्स नोच? अब कारहार्ट्स नोच को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन कंडक्शन. सो द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन कंडक्शन आर, नंबर 1 distorsional bone conduction, number 2 inertial bone conduction, and number 3 osteotympanic component. So what is distorsional bone conduction? distorsional bone conduction जो कि हम आमतौर पे सुनते आते हैं कि हमने ऑसिलेटर रखा है उसके मैस्टोइड प्रोसेस पे और वहाँ से जो टोन्स हैं उनको एडमिनिस्टर किया है, फिर वो टोन्स जो हैं वो स्कल के थ्रू पास करती हैं और फिर बोनी कोक्लिया तक जाती हैं और वहाँ पे कोक्लिया को एक्टिवेट करती हैं और पर्सन को साउंड परसीव होता है. सो डिस्टॉर्शनल बोन कंडक्शन क्या होता है जो कि मैस्टोइड प्रोसेस से होता है. इनर्शियल बोन कंडक्शन क्या होता है? इनर्शियल बोन कंडक्शन आप यहाँ पे देखिए, मैंने एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ की है मिडिल ईयर की, कि जो ईयर ऑसिकल्स हैं वो दे आर अटैच और या दे आर लिंक टू द स्कल बोन by means of these ligaments. So when you give sound vibration through the oscillator to the mastoid process, as the vibration are passing through the skull, these vibration are passed, मतलब क्या होगा कि वो वाइब्रेशन यहाँ से लिगामेंट्स के थ्रू पास करेंगी और वो इन ईयर ऑसिकल्स को भी वाइब्रेट करवाएंगी.
ठीक है, मतलब क्या, सिंपल सी बात है कि जो साउंड वेव्स हैं वो मूव कर रही थी स्कल से, फिर जब वो इस लेवल पे आई तो लिगामेंट्स के थ्रू वो साउंड वेव जो है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र की गई इसने ईयर ऑसिकल्स को, और फिर इसकी वजह से ईयर ऑसिकल्स वाइब्रेट किए, स्टेपीज की फुट प्लेट वाइब्रेट की, और साउंड जो है वो ट्रांसमिट कर दी गई कोक्लिया को और साउंड रिसीव होगा। और द थर्ड कंपोनेंट इज द ओसियो टिम्पैनिक कंपोनेंट। ये भी सिंपल क्या बात है कि इसमें दो थ्योरीज हैं। नंबर वन कि ओसियो टिम्पैनिक कंपोनेंट का क्या मतलब है कि जब ओसियो टिम्पैनिक कंपोनेंट का मतलब है कि जब स्कल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, जब स्कल वाइब्रेट कर रहा होगा, क्योंकि जब हमने मेस्टरॉइड प्रोसेस पे ऑसिलेटर के थ्रू साउंड वेव्स दी थी और स्कल वाइब्रेट कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा एयर कॉलम होता है। जब स्कल में वाइब्रेशन होती है तो उस एयर कॉलम में भी वाइब्रेशन होती है, और बिल्कुल क्या होता है कि ना माइल्ड सी ना मूवमेंट होती है इस एयर कॉलम की, इस एयर कॉलम की बिल्कुल माइल्ड सी वाइब्रेशन होती है। उस माइल्ड सी वाइब्रेशन की वजह से वो जो वाइब्रेशन है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है। जब माइल्ड वाइब्रेशन होगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की, उस माइल्ड वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन ट्रांसमिट होगी ईयर ऑसिकल्स को एंड फुट प्लेट ऑफ स्टेपीज एंड देन फाइनली टू द कोक्लिया, जिसकी वजह से साउंड परसीव होगा। सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट: डिस्टॉर्शनल बोन कंडक्शन व्हेन ऑसिलेटर इज प्लेस्ड ऑन द मेस्टरॉइड प्रोसेस, इनर्शियल बोन कंडक्शन which the sound waves are passing from the skull to the ear ossicle through these ligaments, and osteotympanic जिसमें या तो जो एयर कॉलम है एयर कैनाल में उसकी माइल्ड सी वाइब्रेशन होती है, या क्योंकि ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इट इज़ आल्सो प्रेजेंट इन द स्कल बोन, सो वाइब्रेशन ऑफ द स्कल बोन causes mild vibration of this tympanic membrane and which pass through these ossicles through the cochlea। तो ये तीन कंपोनेंट्स आ गए। अब होता क्या है कि अब नॉर्मली क्या होता है कि ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके बोन कंडक्शन को मेंटेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि द बोन्स रेजोनेंस ऑफ ईयर ऑसिकल्स occur at a frequency of 2000 हर्ट्ज। ठीक है, अब आप यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि रेजोनेंस ऑफ द ईयर ऑसिकल्स होती है 2000 हर्ट्ज पे। ठीक है, मतलब ये ईयर ऑसिकल तब वाइब्रेट करेंगे जब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 2000 हर्ट्ज। अब क्या होगा जब आपने एक पर्सन को टोन्स एडमिनिस्टर की, अब उस कंडीशन में क्या होगा, अगर तो यहाँ पे फिक्सेशन है, ऑसिकुलर फिक्सेशन है, तो उस वजह से क्या होगा कि जो ईयर ऑसिकल्स की क्या होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी। जब ईयर ऑसिकल्स की वाइब्रेशन नहीं होगी, अब मैंने आपको पहले मेंशन किया है कि इनर्शियल कंपोनेंट एंड ओशियोटिम्पैनिक कंपोनेंट ये डिपेंड करते हैं ईयर ऑसिकल्स की वाइब्रेशन पे, और वो वाइब्रेशंस ट्रांसफ़र होती हैं टू द कोक्लिया बाय मीन्स ऑफ द फुट प्लेट। अब क्या हो रहा है कि जो ऑसिकुलर चेन है उसकी फिक्सेशन हो चुकी है, या स्टेपीज की फुट प्लेट की फिक्सेशन हो चुकी है, और क्या कहते हैं कि फिक्सेशन हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट है ये नहीं होंगे, ड्यू टू फिक्सेशन नहीं होंगे। अब वो किस फ्रीक्वेंसी पे नहीं होंगे वो बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि 2000 हर्ट्ज पे जो हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं वो रेजोनेट करते हैं। अब 2000 हर्ट्ज जब आएगा उस लेवल पे ईयर ऑसिकल्स ने रेजोनेट करना था, और वो दो कंपोनेंट्स आने थे, और जो बोन कंडक्शन है उसने ऐसे करके मेंटेन होना था। लेकिन क्या हुआ इस कंडीशन में कि वो कंपोनेंट्स जो हैं वो लॉस हो गए, जिसकी वजह से देयर इज अ डिप इन द बोन कंडक्शन विच इज़ कॉल्ड एज Carhart's notch। So here we conclude the lecture.